वेलकम बैक टू द चैनल डायनेमिक डोज। स्वागत है आप सभी का चैनल डायनेमिक डोज पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर है या अदर फार्मेसी रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप अपने डिग्री के कोर्सेज़ में हो, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये सीरीज़ है हमारी कंप्लीट फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड ये जो एंटी एमेटिक्स है, एक्चुअली ये काफ़ी पहले कवर हो जाना चाहिए था, बट कुछ इश्यूज चल रहा था जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया था। पिछले 3-4 दिन हमारी क्लास जो थी वो नहीं हो पाई थी। सो आज मैं ये कंप्लीट एंटी एमेटिक्स जो है ये आपका कवर कराती हूँ। ठीक है। सो इस क्लास में आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है, और इस क्लास के बाद हम बाद में जो है इसके MCQs कवर करेंगे। ठीक है। सो ये जो क्लास है कंप्लीट आपका कंसेप्चुअल रहेगी। इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपका क्लासिफिकेशन रहेंगी। ठीक है। सभी जो आपका डिटेल है एंटी एमेटिक्स का वो इसके अंदर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो जान लेते हैं व्हाट आर एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स का मतलब क्या है? ठीक है। एमेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू वॉमिटिंग। एंटी एमेटिक यानी कि वो ड्रग जो कि क्या करते हैं, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं। ठीक है। या फिर आप ऑल्सो इनको कह सकते हो एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स। डन। ये क्या करते हैं, दे ट्रीट, या तो ये ट्रीट करेंगे अगर वॉमिटिंग हो रही है, आपको हो चुकी है तो, या फिर नहीं हुई है तो उसको प्रिवेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको नोज़िया जैसा फील हो रहा है, लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगी, तो पहले ही अगर आपने ड्रग ले लिया तो दे विल प्रिवेंट द वॉमिटिंग। वॉमिटिंग को क्या कहते हैं? एमएसएस। एमएसएस। डन। अब वॉमिटिंग देखिए क्या है, बेसिकली वॉमिटिंग की वजह से क्या क्या आपके वो हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और यहाँ तक कि एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है अगर आपका विंड पाइप के अंदर चले गया तो कुछ भी। ठीक है। या फिर आपका क्या हो सकता है, जैसे सपोज़ आप कई बार कीमोथेरेपी, जो पेशेंट्स कैंसर के होते हैं उनकी जब कीमोथेरेपी चल रही होती है, सो उसकी वजह से भी उनको क्या होता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती हैं। ठीक है। सो इसीलिए इन सब पर्पज़ के लिए आपको दिया जाता है एंटी एमेटिक्स। डन। सो अभी हम जान लेते हैं क्या फिजियोलॉजी ऑफ एंटी एमेटिक्स, यानी कि कैसे फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग, बेसिकली कि वॉमिटिंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है। क्या फिनोमिना है वॉमिटिंग का। सो फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। सो देखिए, वॉमिटिंग सेंटर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ लोकेटेड है वॉमिटिंग सेंटर आपका? वॉमिटिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है? ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। ब्रेन के अंदर भी कहाँ लोकेटेड है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट था? ये किसका पार्ट था? ब्रेन स्टेम का पार्ट था। ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वॉलंटरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करता है। डन। अब क्या होता है, ये तो हो गया वॉमिटिंग सेंटर। जो वॉमिटिंग सेंटर होता है इसके ऊपर मल्टीपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। आगे बताऊंगी वन बाय वन। अभी ये ध्यान रखिए कि ये जो वॉमिटिंग सेंटर है ये ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। और कहाँ लोकेटेड होता है? इनसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। हमें पता है ना, हमारे ब्रेन के आसपास एक बैरियर होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग जो हमने ले रखा है या कोई भी फॉरेन चीज़ है वो ईजिली ब्रेन तक ना पहुँचे। सो उसके लिए एक टाइट जंक्शन होता है जिसको आप ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हो। सो ये इसके अंदर होता है। ठीक है। अब ये जो वॉमिटिंग सेंटर है ये कैसे एक्टिवेट होता है? अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आपको वॉमिटिंग आएंगी। ठीक है। वॉमिटिंग का बेसिकली फिजियोलॉजी क्या होता है, देखिए जब भी इसको, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ से ये स्टिमुलेट होगा। और जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो स्टिमुलेट होने के बाद ये कौन सी मसल्स पे जो है इसका असर होता है। सो जैसे ही जब ये वॉमिटिंग सेंटर आपका एक्टिवेट हो गया, सपोज ये क्या है, वॉमिटिंग सेंटर आपका एक्टिवेट हो गया, सो ये क्या करेगा, ये आपका मास्टर कंट्रोल सेंटर है वॉमिटिंग का। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल सेंटर फॉर वॉमिटिंग। ठीक है। सो जब भी कभी आपको वॉमिटिंग होती है, काफ़ी सारी मसल्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है ये? आपके डायफ्राम। ठीक है। जो आपकी एब्डोमेन की मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, आपका ईसोफेगस, फेरिक्स,
स्टमक और रेस्पिरेटरी मसल्स। सो आपने देखा होगा जब भी वॉमिटिंग होती है सो ये सभी के सभी मसल्स क्या होती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। सो इन सभी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, सो अगर ये वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो गया, कैसे एक्टिवेट होगा वो भी बताती हूँ। सो जब ये एक्टिवेट होता है ये इन सभी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, डायफ्राम को, एब्डोमिनल मसल्स को, इसोफेगस को, फेरिक्स को, स्टमक एंड रेस्पिरेटरी मसल्स को, एंड क्या हो जाती हैं, वॉमिटिंग हो जाती हैं। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं वो जो कि जहाँ से सिग्नल आता है वॉमिटिंग सेंटर के पास। ठीक है, सो वॉमिटिंग सेंटर, सपोज ये क्या है, सेंटर में आपका है, ये रहा आपका वॉमिटिंग सेंटर जो कि कहाँ है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अब आपकी बॉडी, अब इसी के बगल में एक और सेंटर होता है जिसको आप बोलते हो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, इसी के बिल्कुल बराबर में यानी कि ब्रेन के अंदर ही एक एरिया होता है जिसको आप बोलते हो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। डन। अब ये जो कीमो रिसेप्टर जोन है, इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, आउटसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि सपोज ये टाइट जंक्शन है ब्रेन का, सो ये वॉमिटिंग सेंटर तो अंदर है लेकिन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर लोकेटेड है। इसीलिए आप जब भी कोई ड्रग लेते हो सो ये बहुत ईजिली स्टिमुलेट हो जाता है। काफ़ी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर आगे बताती हूँ वन बाय वन। ठीक है, सो काफ़ी सारे रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, म्यू रिसेप्टर्स, M1 रिसेप्टर्स, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। सो इन रिसेप्टर्स की वजह से क्या होता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है और ये सिग्नल भेजता है किसके पास, वॉमिटिंग सेंटर को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सो पहला सिग्नल तो हो गया हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से जो अगेन लोकेटेड इन द ब्रेन के अंदर है। डन। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है जो आपका होता है कॉर्टेक्स सेरेब्रम। ठीक है, जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जो थिंकिंग, रीजनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, जो इमोशंस हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का एक पार्ट। सो आपने देखा होगा कभी आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम एक बेकार सी स्मेल आ गई, सो ये चीज़ें, ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये उसको सेंस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो जिनको दवाइयों की स्मेल से ही एकदम नोजिया जैसा फील हो जाता है एंड वॉमिटिंग भी हो जाती है। सो इसी वजह से ये जैसे कुछ हो गया आपका, जैसे कि फियर है या स्मेल है या इमोशंस की वजह से, इन सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है ये सिग्नल भेजता है किसको, वॉमिटिंग सेंटर को। वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है एंड अल्टीमेटली कॉजेस वॉमिटिंग। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो कॉर्टेक्स रिसीव करता है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट सेंटर क्या है आपका, एक है आपका इनर ईयर। ईयर जो है हमारा मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है, अलग अलग पार्ट्स हैं उसके, एक्सटर्नल ईयर है। सो जो इनर ईयर होता है आपका, उसके अंदर एक रीजन होता है जिसको आप बोलते हो वेस्टिब्यूलर सिस्टम। क्या होता है इनर ईयर के अंदर, वेस्टिब्यूलर सिस्टम। अब वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो है वो क्या कंट्रोल करता है, वो आपकी मूवमेंट कंट्रोल करता है, मूवमेंट, बैलेंस। ठीक है, आपका जो हेड की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। सो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेस्टिबुलर सिस्टम। एंड वेस्टिबुलर सिस्टम के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि मस्करेनिक रिसेप्टर एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, सो जैसे ही आपका क्या होता है, आप जैसे मोशन सिकनेस है, सपोज मोशन सिकनेस क्या होती है, जब आप आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हो तो चलते चलते आपको अचानक से क्या होता है, वॉमिटिंग जैसा नोजिया वॉमिटिंग सी फील होती है। सो वो किस वजह से होती है, वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये क्या है, ये आपका बैलेंस कोऑर्डिनेट करता है, ये आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो आपकी जो आइज़ होती हैं जब आप किसी जर्नी के अंदर होते हो तो आइज़ तो होती हैं स्टिल, वो ब्रेन के पास सिग्नल भेजती हैं कि आप स्टिल हो, मोशन में नहीं हो। लेकिन जो आपका ईयर है जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मूवमेंट के लिए, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आप मोशन में हो। तो इस वजह से ब्रेन के पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन जाती है जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर हो जाता है एंड इट कॉजेज द नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, सो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से पे क्या क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि ये 3-4 जो सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं वॉमिटिंग सेंटर को। अब एक और क्या आएगा इसके अलावा, एक सेंटर है आपका GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक है जो आपका, यहाँ पे क्या लोकेटेड होती है, एक नर्व लोकेटेड होती है, क्रेनियल नर्व 10 जिसको आप बोलते हो वेगस नर्व। ठीक है, सो जब भी देखिए, जब भी सपोज आपको कोई फूड पॉइजनिंग हुई, आपने कोई इरिटेटिंग फूड खा लिया, कुछ भी मतलब इरिटेशन हुई आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, सपोज स्टिमुलेट हुई आपके स्टमक की मसल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स, जहाँ से हिस्टामिन भी रिलीज़ होता था,
ठीक है। सो ECL सेल्स होते हैं, ECL सेल्स से रिलीज़ हो जाता है, ये सेल्स ट्रिगर हो जाते हैं और इनके अंदर से रिलीज़ हो जाता है सीरोटोनिन। अब ये जो सीरोटोनिन है, ये जो वेगस नर्व है, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके एफरेंट फाइबर्स यानी कि जो सिग्नल लेते हैं, ठीक है। तो इन पे रिसेप्टर होता है इनका 5-HT3 रिसेप्टर। सीरोटोनिन के मल्टीपल रिसेप्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन वेगस नर्व पे कौन सा होता है जो GI ट्रैक में है, 5-HT3 रिसेप्टर्स, ठीक है। सो 5-HT3 रिसेप्टर पे ये बाइंड करता है एंड इफरेंट फाइबर की जो है क्या कहते हैं, ये आपका सिग्नल लेके जाता है वॉमिटिंग सेंटर के पास। डन, समझ आ गए। 4 सेंटर जो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, आपका कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, आपका कोर्टेक्स, आपका इनर ईयर एंड देन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। डन, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा जो मैंने बताया आप सभी को, ठीक है। सो अब हम जानेंगे 1 बाय 1 अपने जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड फिर हम उनके, डन है यहाँ पे। चलिए, सो अब देख लेते हैं हम अपने रिसेप्टर्स जो इंक्लूड हैं आपके और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। रिसेप्टर्स, ठीक है। सो आपका सबसे पहले तो है, जब आप क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट हैं, वो इसीलिए वजह से हैं क्योंकि ये सभी रिसेप्टर्स इंक्लूड होते हैं वॉमिटिंग के अंदर। सो फर्स्ट इज़ आपका डोपामिन में D2 रिसेप्टर, ठीक है। D2 रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। डन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे भी होता है एंड डन। नेक्स्ट चलते हैं आपका, एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन योर वॉमिटिंग सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट रिसेप्टर, दैट इज़ 5-HT3 यानी कि सेरोटोनिन। 5-HT3 रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर जो है ये कहाँ लोकेटेड है आपका, इट इज़ लोकेटेड इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर पे लोकेटेड है आपका, डन है। और कहाँ पे लोकेटेड है, GI ट्रैक में अभी बताया था, GI ट्रैक में वेगस नर्व पे, जो वेगस नर्व है उसके एफरेंट फाइबर्स पे, डन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है आपका हिस्टामिन में कौन सा, H1 रिसेप्टर्स, ठीक है। हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो कि कहाँ लोकेटेड हैं आपके, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टिबुलर यानी कि इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है, वेस्टिबुलर अपैरेटस प्लस, अब देखिए वेस्टिबुलर अपैरेटस पे है, लेकिन वेस्टिबुलर अपैरेटस अल्टीमेटली सिग्नल कहाँ देता है, वॉमिटिंग सेंटर को, तो ये कहाँ पे भी लोकेटेड है, वॉमिटिंग सेंटर पे, डन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कौन सा रिसेप्टर इंक्लूड होता है, मस्कैरेनिक रिसेप्टर, उसमें भी M1 रिसेप्टर। सो ये भी कहाँ लोकेटेड है आपका, वेस्टिबुलर अपैरेटस पे, वेस्टिबुलर अपैरेटस पे लोकेटेड है एंड आपका वॉमिटिंग सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ NK1 न्यूरोकाइन एंटागोनिस्ट। अब देखिए न्यूरोकाइन रिसेप्टर जो है ये कहाँ लोकेटेड है आपका, इट इज़ लोकेटेड इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एज वेल एज इन वॉमिटिंग सेंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉमिटिंग सेंटर पे सबसे प्रोमिनेंट रिसेप्टर कौन सा होता है, सो जो न्यूरोकाइन रिसेप्टर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वॉमिटिंग सेंटर पे। क्या होता है न्यूरोकाइन, वो भी आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार CB1 क्या है आपका, कैनाबिनॉइड, क्या है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। सो ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं आपके, इट इज़ लोकेटेड ऑन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहाँ होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होती है। सो कोई भी आपने ड्रग लिया XYZ, वो ईजिली इसको क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका म्यू ओपियोइड्स जो हैं आपके, ठीक है। म्यू जो रिसेप्टर है वो कहाँ लोकेटेड है आपका, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। सो ये सभी रिसेप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके एमेटिक्स के अंदर, MSS के अंदर, डन। सो अभी मैं बता देती हूँ आपको एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए जितने भी मैंने आपको रिसेप्टर्स बताए ना, सभी रिसेप्टर्स क्या हैं, दे आर ऑल G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सभी क्या हैं, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एक्सेप्ट वन कौन सा, 5-HT3 रिसेप्टर। 5-HT3 जो है ये क्या है आपका, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, डन। बाकी सभी क्या हैं आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स,
डन। अब सेरोटोनिन में भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके जितने अदर रिसेप्टर्स होते हैं ना 5-HT1, HT2, HT4, 5, 6, वो सभी जी प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट दिस 5-HT3। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। डन है, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। अब मैं बता देती हूँ NK1 क्या है। सो NK1 क्या है, ये इसका होती है न्यूरोकाइन। न्यूरोकाइन क्या होती है, न्यूरोकाइन होती है एक तरह से, इसका एग्जाम्पल है सब्सटेंस पी। क्या एग्जाम्पल है इसका, सब्सटेंस पी। अब देखिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, ऐसे ही हमारी बॉडी में एक होता है सब्सटेंस पी, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है। और ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, वॉमिटिंग के लिए। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जब भी बहुत से लोगों की कीमोथेरेपी चल रही होती है, ठीक है, या फिर ड्रग इंड्यूस चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये रिलीज़ होता है सब्सटेंस पी, न्यूरोकाइंस जो हैं सब्सटेंस पी रिलीज़ होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, इन्फ्लेमेशन, नोजिया, वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसीलिए अगर इसको हम ब्लॉक कर दें NK1 रिसेप्टर को, जो कि लोकेटेड है आपका वॉमिटिंग सेंटर पे, सो क्या होगा, अल्टीमेटली यू कैन प्रिवेंट द नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्लियर। सो ये थे आपके कंप्लीट रिसेप्टर्स जो कि इंक्लूडेड थे इन द वॉमिटिंग के अंदर, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, ये एग्जाम्पल है इसका, क्या है कि आपका सब्सटेंस पी कहाँ लोकेटेड है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे भी लोकेटेड है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन वॉमिटिंग सेंटर। डन। चलिए, सो अब देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमेटिक्स। क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो हमें छोड़नी ही नहीं है किसी भी चीज़ की। चलिए, सो अभी विद निमोनिक्स में आपको ये सारे ड्रग्स याद करवाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमने देखा था अभी वेस्टिबुलर अपैरेटस पे आपका मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स था और वॉमिटिंग सेंटर पे भी था। सो इसीलिए एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या ट्रिक है, हाई दी, हाई से हायोसिन एंड दी से डाइसाइक्लोमिन। डन। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, अभी 1 बाय 1 कराऊंगी, पहले इजी कवर कर लेते हैं। फिर है आपका NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो NK1 रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं आपके, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एंड वॉमिटिंग सेंटर पे। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, लिगेंड क्या है, सब्सटेंस पी। सो जितने भी हैं जिसके भी पीछे क्या होता है, पीटेंट, ए प्रेपिटेंट, फोसब प्रेपिटेंट, वो सभी क्या हैं आपके NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। डन। ओनली विद द हेल्प ऑफ सफिक्स आपने देखा, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड था, GI ट्रैक पे लोकेटेड था, कहाँ लोकेट, और इसके अलावा कहाँ था, वॉमिटिंग सेंटर पे भी लोकेटेड था, है ना। सो इसके अंदर जितने भी ड्रग्स हैं उनके पीछे क्या लगता है, सेट्रोन, ऑन्डेंसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, पैलेंसेट्रोन, रेमिनसेट्रोन। डन। सो ये क्या है, एंटी वॉमिटिंग। अब देख लेते हैं प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स कौन से ड्रग हैं, प्रोकाइनेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो क्या करेंगे, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, यानी कि जो आपकी GI ट्रैक है उसकी मूवमेंट बढ़ा देंगे, आपकी स्टमक एम्प्टिंग को फास्ट कर देंगे। अगर स्टमक एम्प्टी हो गया तो वॉमिटिंग चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, मैं डोमप्राइड हूँ, मैं तो डोमप्राइड हूँ, मैं तो डोमप्राइड हूँ। सो मेटो इज ए मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड। डॉम इज रिलेटेड टू डोमपेरिडोन, और बाकी के जितने ड्रग हैं आप देख रहे हो सभी के पीछे क्या है, प्राइड। डन। कंप्लीट। 4 कैटेगरीज हो गई याद। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, D2 ब्लॉकर्स, यानी कि डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो डोपामिन रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड था आपका लोकेटेड था, इट वाज लोकेटेड इन वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर पे कौन सा रिसेप्टर था आपका, डोपामिन रिसेप्टर। सो इसीलिए जितने भी प्रोमाजीन फैमिली वाले जो हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखिए जीन और जीन, ठीक है, हिस्टामिन में भी आता है और आपका D2 में भी आता है। सो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे ध्यान दोगे कि कौन सा D2 रिसेप्टर से लोकेटेड है और कौन सा हिस्टामिन से रिलेटेड है। सो देखिए हिस्टामिन फैमिली वाले, सॉरी डोपामिन फैमिली वाले यहाँ पे ध्यान दो। डोपामिन फैमिली वाले क्या हैं, क्या वर्ड आता है उनमें, प्रोमाजीन, ठीक है। सभी के अंदर देखो
प्रोमाजीन या पैराजीन, ठीक है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, प्रोक्लोरपैराजीन, तो इट इज़ अ प्रोमाजीन या पैराजीन फैमिली, ये सब आता है। लेकिन वहीं अगर आप हिस्टामिन का देखोगे, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स का, सो इसके अंदर क्या आ रहा है, जाइन, माइन, ठीक है, तो प्रोमेथाजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्साइलमाइन, मैक्लोजाइन, डन, ठीक है। सो इसीलिए आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो H1 में और D2 में, कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि भाई ये जाइन, माइन, ये सभी इसमें भी आता था, लेकिन इसमें ध्यान देना है D2 में क्या होगा, प्रोमाजीन या पैराजीन, और जबकि H1 में क्या होगा आपका, सिर्फ जाइन या माइन, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, डन। अब यहाँ पे बची है एक लास्ट कैटेगरी, दैट इज एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स। एडजुवेंट्स यानी कि एडिशनल। सो मैंने आपको बताया था कैनाबिनॉइड CB1 रिसेप्टर्स होते हैं आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ तक कि क्या होते हैं आपके, ठीक है। सो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। सो कुछ बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं और एंग्जाइटी को कम कर देते हैं, इसलिए बेंजोडाइजेपिन भी यूजफुल होते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग। ड्रोनाबिनॉल क्या है आपका, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है बेसिकली, एंटागोनिस्ट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज डेक्सामिथासोन, सोन, ओन, ये सभी क्या होते हैं आपके, स्टीरॉयड्स होते हैं। एंड ये किस लिए यूज़ होगा, आपका इन्फ्लामेशन के, जो वेगस नर्व है स्टिमुलेट हो गई है सेरोटोनिन से, ठीक है, जो उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको बेसिकली ट्रीट करने के लिए काम करेगा, उसको स्टिमुलेट होने से प्रिवेंट करेगा, डेक्सामिथासोन, डन। सो ये सभी कैटेगरीज हैं आपकी एंटीएमेटिक्स ड्रग की। आई होप कि ये सभी आपको याद हो गई होंगी। जो निमोनिक्स मैंने बताए, बहुत ही ज़्यादा मैंने कोशिश की है इसी तरीके से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की, ठीक है। सो इज़ इट क्लियर टू यू ऑल, डन। तो चलिए आगे चलें फिर अब। सो देखिए, अब एक बार मैं आपको क्या बता देती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देती हूँ सभी का शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि 1 बाय 1 इतने रिसेप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही जब जनरल फार्माकोलॉजी है उसके अंदर ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, ठीक है। जी प्रोटीन कपल जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, या तो वो कैम्प पाथवे से काम करेंगे या फिर आपका IP3 डैग पाथवे से काम करेंगे, डन। सो अब यहाँ पे देखिए, कौन कौन से रिसेप्टर बताए थे मैंने आपको, D2 रिसेप्टर बताया था। D2 रिसेप्टर क्या है आपका, सभी रिसेप्टर जो हैं वॉमिटिंग के अंदर सभी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं, एक्सेप्ट वन, कौन सा, 5HT3 जो कि लिगेंड गेटेड है। अब सभी जी प्रोटीन तो हैं, लेकिन कौन IP3 डैग पाथवे से काम करेगा और कौन कैम्प पाथवे से, सो एक बार वो समझा देती हूँ। सो देखिए, D2 जो आपका रिसेप्टर है, D2 क्या है आपका, इट इज़ ए आपका कैम्प को बेसिकली ये क्या करेगा, कैम्प पाथवे से ये काम करता है, ठीक है। कैम्प पाथवे से क्या करता है, काम करता है। सो जो D2 एंटागोनिस्ट होंगे, D2 एंटागोनिस्ट हम देते हैं ना वॉमिटिंग के अंदर, सो D2 जो है काम करता है कौन सी प्रोटीन से बाइंड करता है, जी इनहिबिटरी प्रोटीन से। जी इनहिबिटरी प्रोटीन से बाइंड करता है तो क्या करेगा, ये जो कैम्प है आपका उसको क्या करेगा, कम करेगा। जो भी GS से काम करते हैं, GS यानी कि जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करते हैं, वो कैम्प को बढ़ाते हैं, लेकिन GI से जो बाइंड करते हैं वो कैम्प को कम करते हैं, ठीक है। कैम्प को कम करता है, और कैम्प को कम करने की वजह से क्या करेगा, ये आपका वॉमिटिंग को प्रोमोट करता है, इट प्रोमोट्स द वॉमिटिंग, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके D2 एंटागोनिस्ट हैं, D2 एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, इसकी बाइंडिंग GI प्रोटीन से ये ब्लॉक हो गई तो ये पूरी प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगी, डन। तो नेक्स्ट है आपका कौन सा रिसेप्टर, नेक्स्ट है आपका 5HT3 5HT3 रिसेप्टर। 5HT3 रिसेप्टर क्या था आपका, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर,
डन। सो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर क्या करते हैं, सीधे आयन चैनल से बाइंड करते हैं। सो कौन से आयन चैनल से बाइंड करता है, ये आयन चैनल्स क्या करेगा, देखिए जो भी कैटायंस होते हैं बेसिकली सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उनका क्या होता है हमेशा इनफ्लक्स, और पोटेशियम का क्या होता है हमेशा आउटफ्लक्स। सो ये क्या करवाएगा आपका, सोडियम जो है, कैल्शियम जो है, इनका क्या करवाता है, नॉर्मल पाथवे बता रही हूँ, ठीक है, ये क्या करवाएगा, इन्फ्लक्स करवाएगा, और इन्फ्लक्स करवाने की वजह से क्या कॉज करता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगा। सो सेरोटोनिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग को प्रोमोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एंटागोनिस्ट दे दें तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगा, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो ये वॉमिटिंग हमारी नहीं होगी। डन। नेक्स्ट आपका कौन सा है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं होता, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई ये कौन सा कैटेगरी का आपका बेसिकली रिसेप्टर है। लिगैंड गेटेड से बाइंड करेगा, आयन चैनल से बाइंड करेगा, फिर आपको पता है भाई ये करता क्या है। डन। तो जनरल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसलिए मैं हर क्लास के अंदर आपको इतना डिटेल में नहीं बताती हूँ, ठीक है। सो जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रखी है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका H1 एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर। सो ये मैं पहले जनरल बताती हूँ फिर आपका एंटागोनिस्ट का। सो H1 जो रिसेप्टर है आपका हिस्टामिनिक रिसेप्टर, अगेन क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कौन से पाथवे से काम करता है, ये आपका IP3 डैग पाथवे से काम करता है। IP3 डैग पाथवे से जो भी काम करते हैं वो कौन सी प्रोटीन से बाइंड करते हैं, GQ से बाइंड करते हैं, ठीक है। GQ से बाइंड करेगा एंड आपका क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और IP3 डैग पाथवे, IP3 और डैग को जनरेट करेगा, IP3 एंड डैग। अब ये क्या करते हैं, ये आपके कैल्शियम को, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो है उसको इंक्रीज़ कराते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ कराते हैं एंड दे विल कॉज द मोशन सिकनेस। कहाँ होता है ये H1 रिसेप्टर लोकेटेड है आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस, इनर ईयर के अंदर। डन। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोशन सिकनेस। सो इसीलिए हम क्या देते हैं, जब मोशन सिकनेस के अंदर ज़्यादातर हम एंटी हिस्टामिनिक या एंटी मस्कैरिनिक ड्रग देते हैं, क्योंकि यही रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर। डन। सिमिलरली नेक्स्ट है आपका M1 रिसेप्टर, M1 यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ये भी क्या है आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। कौन से पाथवे से काम करता है, M1, M3 एंड M5 तीनों रिसेप्टर किससे करते हैं, IP3 डैग पाथवे से। सो इसीलिए कौन से प्रोटीन से बाइंड करेंगे, GQ से बाइंड करेंगे। सिमिलरली इंक्रीज द कैल्शियम, एसिटाइलकोलिन का रिलीज करवाएंगे और वो वोमिटिंग सेंटर से जाके बाइंड करेगा, वोमिटिंग सेंटर से को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंड विल कॉज द मोशन सिकनेस। डन। तो इसीलिए जो आपके एंटी मस्कैरिनिक है हाइसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, वो इसको ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका NK1, ये कलर ले लेते हैं, NK1 यानी कि न्यूरोकाइन रिसेप्टर। सो न्यूरोकाइन क्या है, अगेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। कौन सा है आपका, GQ यानी कि IP3 डैग पाथवे से काम करता है एंड सिमिलर मैकेनिज्म है सबका। IP3 डैग पाथवे GQ प्रोटीन से बाइंड करेंगे, PIP2 जो आपका है फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में, उसको तोड़ देंगे IP3 और डैग में। फिर IP3 और डैग क्या करेंगे, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको सिक्रीट करवाते हैं, बढ़ाते हैं इंट्रासेल्युलर कैल्शियम के लेवल को, और फिर जो कैल्शियम है वो क्या करवाता है आपका, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है एंड केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करवाता है एंड वो अल्टीमेटली आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। डन। सो यही प्रोसेस रहता है हर किसी के अंदर, बस ये ध्यान रखना है कौन सी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, कौन से पाथवे से करेंगे। क्या रिलीज़ करेगा, सब्सटेंस P, और सब्सटेंस P क्या है आपका, इट विल डिलेड वॉमिटिंग होती है, इसकी वजह से होती है लेकिन डिलेड, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे ड्रग्स लेने के बाद, ठीक है। तो इसको कौन ब्लॉक करेगा, आपका NK1 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है आपका सिमिलरली CB1 कैनाबिनोइड, वो भी क्या है आपका जी प्रोटीन कपल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इनको वैसे ही बता रही हूँ। सो इट इज़ अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, कैम्प पाथवे से काम करते हैं ये, ठीक है। दे विल डिक्रीज द कैम्प। सिमिलरली आपका म्यू ऑपोइड रिसेप्टर क्या है, वो भी आपका कैम्प पाथवे से काम करता है। डन। सो ये थे आपके मेजर रिसेप्टर्स, ये मेन रिसेप्टर्स हैं बेसिकली आपके वॉमिटिंग के अंदर, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
डन। चलिए, सो अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या, वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ लेकिन फिर भी जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो खुद से वॉमिटिंग नहीं कराता। मैंने आपको बताया था जो कीमो रिसेप्टर जोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है, वॉमिटिंग सेंटर को। सो देखिए, सपोज आपका ये ब्लड है, ब्लड के अंदर आपने ड्रग्स ले रखे हैं या कोई भी चीज़ है XYZ, सो वो क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होती है, सो कोई भी चीज़ ईजिली की CTZ तक पहुंच सकती है। सो ये जो है ये क्या कर देता है, टॉक्सिन्स को डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट टॉक्सिन्स। एंड टॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है कहाँ पे, वॉमिटिंग सेंटर के पास। एंड वॉमिटिंग सेंटर जो है वो क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर कोऑर्डिनेट मसल्स, वो मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट विद मसल्स। कौन कौन सी मसल्स जो मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में, आपका डायफ्राम, रेस्पिरेटरी मसल्स, ईसोफेगस, स्टमक, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड क्या कॉज करवाता है, वॉमिटिंग। डन। इसके अलावा मैंने आपको वेस्टिबुलर अपैरेटस का बता दिया था, क्या सीन है। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है कहाँ लोकेटेड है आपका, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टिबुलर अपैरेटस, इट इज़ लोकेटेड इन इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर ये आपका लोकेटेड है। किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए, आपके हेड की पोजीशन के लिए, आपके मोशन को कौन डिटेक्ट करता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है। सो जब भी आप क्या होते हो, जब भी आपकी मोशन सिकनेस, जैसे आपको मोशन सिकनेस यानी कि जब कोई बंदा ट्रैवल कर रहा होता है, सो उस वजह से उसको क्या होती है, उस टाइम पे जब आपकी आइज़ होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि यू आर स्टिल, लेकिन वेस्टिबुलर अपैरेटस जो मोशन को वो करता है, वो भेजता है कि यू आर इन अ मोशन। सो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और ये सिग्नल कहाँ भेजता है, वॉमिटिंग सेंटर को। एंड वॉमिटिंग सेंटर क्या कॉज करता है, मोशन सिकनेस यानी कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है। सो इसीलिए मोशन सिकनेस के लिए ड्रग या तो एंटी मस्कैरिनिक दी जाती हैं या एंटी हिस्टामिनिक दी जाती हैं, क्योंकि वेस्टिबुलर अपैरेटस यानी कि इनर ईयर पे यही दो रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं। डन। ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथवे का मैंने आपको बताई था, GI ट्रैक का क्या बताया था मैंने आपको, कि यहाँ पे जो है जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस आप लेते हो तो वो क्या करता है, आपके स्टमक को इरिटेट करता है। ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस जो है दे विल इरिटेट योर स्टमक, या फिर इंटेस्टाइन को जो है वो इरिटेट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स हैं, ECL सेल्स, वो क्या रिलीज़ करते हैं, सीरोटोनिन। और ये जो सीरोटोनिन है ये किससे बाइंड करता है, 5-HT3 रिसेप्टर्स से। 5-HT3 रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं, वेगस नर्व पे। वेगस नर्व कौन सी नर्व है आपकी है 10th क्रेनियल नर्व। ये सारी क्रेनियल नर्व्स में आपको ट्रिक के साथ जनरल बायोलॉजी के अंदर करवा चुकी हूँ सीरीज़ के अंदर, सो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। इट इज़ अ 10th क्रेनियल नर्व। और फिर ये जो नर्व है ये कहाँ पहुँचती है, आपकी वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेजती है। एंड वॉमिटिंग सेंटर से क्या होती है, अल्टीमेटली इट कॉजेज वॉमिटिंग। डन। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक तरह से मैं आपको फिर से थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ एन आउटर ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम। जो आपका ब्रेन है उसमें जो ग्रे मैटर है बेसिकली, सेरेब्रम जो है आपका जो फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, थिंकिंग के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी स्मेल परसेप्शन के लिए। ठीक है। फियर के अंदर, इमोशंस, एंग्जाइटी, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो है सेंटर जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो सपोज़ आपको क्या हुआ, कोई बैड स्मेल आपको आई, आपको क्या हुआ, आपको सपोज़ कोई आपने बैड स्मेल डिटेक्ट की, बैड स्मेल, या आपको एकदम डर लग रहा है, आप बहुत इमोशंस में हो गए हो। ठीक है। या फिर कोई मेमोरी आपको याद आ गई, तो ऐसे, तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिटेक्ट करता है इन सारे आपके इमोशंस को। सो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। एंड हाइपोथैलेमस जो है वो किसको सिग्नल भेजता है, वॉमिटिंग सेंटर को। एंड अल्टीमेटली स्टिमुलेट किसको करता है, वॉमिटिंग सेंटर। एंड वॉमिटिंग सेंटर से क्या होती है, वॉमिटिंग। डन। सो ये पूरा पाथवे होता है आपका किसका,
वॉमिटिंग का। डन। अब एक बार शॉर्ट में फिर से आप रिसेप्टर्स और देख लीजिए कहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स लोकेटेड हैं। सो ये था आपका कौन सा बीच में, वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर पे कौन कौन से रिसेप्टर मैंने आपको बताए, कौन कौन से रिसेप्टर लोकेटेड है वॉमिटिंग सेंटर पे। आपका सबसे ज़्यादा NK1 रिसेप्टर यानी कि न्यूरोकाइनेटिस है, प्रोमिनेंट रिसेप्टर ऑन वॉमिटिंग सेंटर, प्रोमिनेंट रिसेप्टर। इसके अलावा कौन सा रिसेप्टर होता है आपका, हिस्टामिनिक रिसेप्टर होता है, M1 रिसेप्टर मस्कैनिनिक रिसेप्टर इसके ऊपर लोकेटेड होता है। इसके अलावा आपका डोपामिन रिसेप्टर्स भी वॉमिटिंग सेंटर पे लोकेटेड है, एंड 5-HT3 ये सभी रिसेप्टर जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन वॉमिटिंग सेंटर। डन। अब चलते हैं इसके बगल में ही जो होता है कौन सा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ। सो ये जो CTZ है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, इसके ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं आपके, D2 रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर्स, NK1 रिसेप्टर्स, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एंड आपका कौन सा, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। ये सभी रिसेप्टर्स आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहाँ लोकेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लोकेटेड इन एरिया पोस्ट्रीमा एंड ऑन 4th वेंट्रिकल, नियर टू द 4th वेंट्रिकल। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली कैनाल्स होते हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरी होती है ना। तो ये क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड नियर द 4th वेंट्रिकल इन द एरिया पोस्ट्रीमिया बिहाइंड द पोन्स जो है आपका ब्रेन का, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है बेसिकली, उसके पीछे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये सभी रिसेप्टर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड ये अल्टीमेटली सिग्नल किसको भेजता है, वॉमिटिंग सेंटर को। डन। जो आपका इनर ईयर है, जो आपका इनर ईयर है जहाँ पे आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस है बेसिकली, वहाँ पे कौन कौन से आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, H1 हिस्टामिनिक एंड M1 मस्कैरिनिक, सिर्फ ये 2 रिसेप्टर्स हैं और ये इससे बाइंड करके सिग्नल किसको भेजते हैं, वॉमिटिंग सेंटर को। इसके अलावा कौन सा था, इसके अलावा था आपका GI ट्रैक। GI ट्रैक में क्या है, जो वेगस नर्व है आपकी, वहाँ पे कौन से, उसके फाइबर्स पे कौन सा रिसेप्टर है, 5-HT3 रिसेप्टर, एंड वो सिग्नल अल्टीमेटली किसको भेजती है, वॉमिटिंग सेंटर को। डन। फिर आता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं होता, देयर इज़ नो रिसेप्टर्स, कोई रिसेप्टर थोड़ी है यहाँ पे। तो सिग्नल क्या है बेसिकली, यहाँ पे तो आपका इमोशंस, आपके जो फियर है, जो स्मेल है, जो आपका पेन है, आपके इमोशंस हैं, वही एक तरह से क्या होते हैं, वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा एक तरह से आपका समराइज फॉर्म किसका, आज के सेशन का। डन है। क्या चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया। ठीक है। सो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में, जो लाइव क्लास बेसिकली मैं आपकी लूँगी क्वेश्चंस के लिए। सो उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर एंड करते हैं सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सेशन कैसा लगा हो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो एक क्वेश्चन मैं बेसिकली आपको पूछ लेती हूँ आज के सेशन में, ठीक है। सो देखते हैं कितना आता है आपको, कितना आपने ध्यान से सुना है। सो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, which serotonin receptor is not a G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कौन सा सीरोटोनिन रिसेप्टर है जो कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं 5-HT1 रिसेप्टर, 5-HT2 रिसेप्टर, 5-HT4 रिसेप्टर या फिर 5-HT3 रिसेप्टर। सो ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।